मानते हैं कि कोई भी इंसिपिएंट कार्डिक डिसीज है तो जैसे अगर वो एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, कोई भी हैवी वर्क करते हैं, पसीना आने लगे, घबराहट होने लगे, वॉमिटिंग आने लगे, हल्का फुल्का चेस्ट पेन होने लगे, या उनको लगता है कि कुछ अनइजीनेस हो रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिजीनेस होना चालू हो रहा है, सांस फूल रही है, सांस में साई साई की आवाज आ रही है, फ्रीक्वेंट एलर्जीज हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जिम हो, शादियों का माहौल हो, कई ऐसी जगह होती हैं जहां हम अचानक एक तस्वीर देख रहे हैं कि लोग खड़े खड़े गिर जा रहे हैं। एक रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम आपके सामने वो मुद्दा लेकर के आए हैं जिस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि अचानक से रहस्यमयी मौतों का जो सिलसिला है वो बढ़ गया है। विशेषज्ञ इसे अपने तरीके से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इलाज भी बता रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कई सारे सितारे, अगर आपको याद हो कलकत्ता में जो मशहूर गायक थे के उनके साथ हुआ, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, उसके बाद सिद्धार्थ, कई जगहों पर ऐसा। और हाल फिलहाल में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि शादी में कोई डांस कर रहा है, वहां गिर गए, अचानक हार्ट अटैक आया, उनकी मृत्यु हो गई। कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है और अचानक उनकी मौतें होने लगी। और उसको लेकर के अब दरअसल सवाल उठा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसे हम कैसे टाल सकते हैं, और खासकर कोविड महामारी बीतने के बाद ऐसी बीमारियां क्यों बढ़ी हैं। तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हम विशेषज्ञों से बात करें, इसीलिए मेरे ठीक पीछे विशेषज्ञों का ये पूरा पैनल है और हम फोर्टिस अस्पताल में है नोएडा के डॉक्टर अजय कौल जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हम बातें करेंगे। डॉक्टर राहुल शर्मा जो कि लंग स्पेशलिस्ट हैं, वो अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर विशाल गुप्ता जर्नल फिजिशियन है, दवाइयों के बारे में, शरीर के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, और डॉक्टर मिनका जो कि फिजियो हैं। तो आखिर अगर हम सबसे पहले ये समझना चाहें तो डॉक्टर कौल, ऐसी क्या वजह है, और अगर मैं कहूं कि ये जो मौतें हैं ये मिस्टीरियस डेथ हैं या रहस्यमयी मौतें हैं, कितना सही कितना गलत होगा ये कहना? पहली चीज है कि ये मिस्टीरियस नहीं है, दीज आर, ये नोन चीजें हैं। हमें मालूम है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे सपोज आप जिम में जा रहे हैं या आप कोई बहुत हेवी एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, आपको एक चीज देखना है कि आपके कोई अंडरलाइंग हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। होता यह है कि हम सीधे जिम में चले जाते हैं बिना किसी मेडिकल चेकअप के, और ये प्रॉब्लम है। और आपको एक चीज ये नहीं है कि ये डेथ्स बढ़ गई है, नंबर ऑफ जिम्स हैव इंक्रीज। एवरीबडी, हर कोई अब चाहता है कि हम जिम में जाएं, बॉडी बनाएं, विच इज अननेचुरल। आप अजीब डाइट लेते हैं, आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं, अजीब अजीब चीजें लेते हैं, वैसे ही आपका वर्क शेड्यूल इतना स्ट्रेनियस रहता है कि उसके ऊपर अनटाइमली एक्सरसाइजेस हैं, वर्क शेड्यूल एबनॉर्मल है। दिस इज नॉट नॉर्मल। डॉक्टर शर्मा, अगर ये मान लीजिए डॉक्टर कौल ये कह रहे हैं कि देखिए लोग जिम जाने लगे हैं, बहुत सारे खुल गए हैं, हमने वो मौतें भी देखी हैं जो शादी में डांस कर रहे हैं, रामलीला मंच पर हैं, किसी तरह का रोल कर रहे हैं, किताब पढ़ते हुए तस्वीरें में देखिए, वो कहीं पर बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं और अचानक गिर जा रहे हैं। अब छोटे शहरों में, गांव में हर कोई जिम तो नहीं जा रहा है, लेकिन बावजूद ऐसी मौतें हो रही हैं, वो दर्ज की रही हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक डर मन में बैठता है कि इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है। हर कोई तो जिम का एक्सेस नहीं कर रहा है। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर हम किसी शादी में जाके एक्सरसाइज भी, डांस भी कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज की तरह है। और शादी में भी माहौल ऐसा होता है कि उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ तक डांस करना है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं बॉडी कंडीशनिंग। या तो हम एक्सरसाइज करें, इवन हम प्लेयर्स को देखते हैं जो इतनी एक्सरसाइज करते हैं, बट दे आर ट्रेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो जिम हो, चाहे वो शादी हो, या कहीं पे कोई भी फंक्शन हो, उसमें जाते हैं और डांस करने लगते हैं और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पहुंच जाते हैं। उस केस में जिन लोगों को भी अंडरलाइन लंग डिसीजेज या हार्ट डिसीजेज हैं, ब्लॉकेज हैं, जो कि प्री चेकअप में उन्होंने नहीं करवाया है या मेडिकल चेकअप्स नहीं हुए हैं, या वो अनअवेयर हैं इसके बारे में कि भाई हमें ये डिसीज हो सकती है, उन लोगों को हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि स्ट्रेस इतना ज्यादा है, कंडीशनिंग है नहीं, डाइट हम लोग फॉलो करते नहीं है, ओबेसिटी हम सबको है, एंड कोविड ने भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे इम्पैक्ट किया है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। उस कोविड को फैक्टर को लेकर के मैं जाना चाहूंगा डॉक्टर विशाल गुप्ता के पास। कोविड ने हमें कितना कमजोर किया है, किन हिस्सों को ज्यादा प्रभावित किया है जिसके चलते आपको लगता है कि ये तकलीफें हो रही हैं, और क्या कई लोग इससे जोड़ रहे हैं कि देखिए कहीं वैक्सीन की वजह से बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारे अफवाह उड़ने लगते हैं कि कहीं वैक्सीन की वजह से हो रहा है, क्या प्रमुख वजह क्या लगती है कि कोविड ने कहां तक असर किया इसको? सर पहले तो मैं बता दूं, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं। मैं ही हेल्थ चेकअप सारे देखता हूं। जो कोविड को हम लोग वैक्सीनेशन और बाकी चीज़ों से हम जोड़ के देख रहे हैं, इसके पीछे ये वजह से ज़्यादा जो मेन वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है
कि ज्यादातर लोगों के वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं, उनको उनके लाइफस्टाइल बहुत ही पुअर हो गई है उनको ज्यादातर लोगों ने, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बैठ के सिटिंग जॉब रही, उन्होंने कभी अपना हेल्थ चेकअप्स नहीं कराया, ना ब्लड टेस्ट कराया, ना एक्सरे, ना ईसीजी, ना टीएमटी। जो यंगस्टर हैं खासकर, जैसे कई बार वो लोग सिर्फ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, कार्डिक इवैल्यूएशन नहीं होता, लंग्स का इवैल्यूएशन नहीं होता, एंड दीज बोथ ऑर्गन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर हेल्थ। तो कई बार ऐसा देखा गया उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनका बैकग्राउंड है, पॉजिटिव बैकग्राउंड है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि उन्होंने हेल्थ चेकअप्स कभी कराया ही नहीं है तो उनको भी नहीं पता है कि क्या अंडरलाइंग कॉज चल रहा है। अब चूंकि वो जैसे जो आप स्टार्स की बात कर रहे हैं, इनकी लाइफस्टाइल वैसे ही बहुत ही उल्टा बायोलॉजिकल क्लॉक वाला होता है। जब हम सब सो रहे होते हैं तब वो जाग रहे होते हैं। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर जो जिसके कारण से ये सारा लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है प्रॉब्लम के। अब वो रात रात को जाग रहे हैं, स्ट्रेस है, हार्ट में उसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, कई टाइप की लंग डिजीज उनको हो रही है। आज की तारीख में पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, पता नहीं कितनों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उसके कारण से लंग डिजीज बढ़ गई हैं। तो दीज आर द मेजर फैक्टर जिसके कारण से उनको ये सारी बीमारियां हो। फिजियो का काम इसलिए डॉक्टर में इनका महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर देखिए अभी जो इन्होंने बातें कही वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो शहरों में, कस्बों में रहते हैं, जो लाइफस्टाइल जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमारे बगल में चाचा जी आए हुए हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, उन्हें ये शब्द नहीं पता है कि लाइफस्टाइल जैसी कोई चीज होती है। उन्हें नहीं पता कि सालाना रेगुलर चेकअप किया जाता है। हम आम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जो गांव में रहता है, कस्बों में, छोटे शहरों में रहता है। उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या उनके लिए भी बॉडी की ऐसी कोई मूवमेंट है जिसको खास करने की वजह से किसी तरह पर वो उस सैचुरेशन लेवल पर पहुंचते हैं जहां शरीर जवाब दे रहा है? और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो घटनाएं हमने जो जिम में देखी हैं, ऐसी कौन सी गलतियां वो लोग करते हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिम जाना या एक्सरसाइज करना प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज हमारे हार्ट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन माइंडलेस एक्सरसाइज करना, बेतुकी एक्सरसाइज करना, जहां आपको पता नहीं है आपकी लिमिट क्या है, कहाँ आपको स्टॉप करना है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। जरूरी नहीं है, जनरली ये देखा गया है कि जिम में लोग जाते हैं, एक दूसरे को देखा देखी में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। लाइक बेटर रहता है कि आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज करें, स्टार्ट विथ स्लो पेस। कोई भी काम आप धीरे स्लो पेस पे स्टार्ट करें एंड ग्रेजुअली अपनी स्पीड इंक्रीज। ये जो सोल्यूशन, हम इस फैक्टर पर बाद में आएंगे, अभी दरअसल ये कॉज को समझने की जरूरत है। अगेन आपने कहा क्या हर जगह जिम है? जिनकी मौतें ऐसे हुई हैं, हर कोई तो जिम जाता नहीं होगा। किस तरह की ऐसी मूवमेंट है जो साधारण तौर पर गांव में रहने वाला आदमी है? ज्यादातर हम तस्वीरें देख रहे हैं जो जिम का एक्सेस तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि वो सैचुरेशन लेवल पर है जहां से वो एग्जॉस्ट हो रहा है। सी देखिए, आपने इसमें अगर कोई भी जना है, उसको पता होना चाहिए कि क्या उसका टॉलरेंस लेवल है। ओवर एक्सर्शन, अगर आप फटीक है, आप थके हुए हैं, आप अभी अभी बीमारी से उठे हैं, अभी आपको वायरल हुआ है और आप सडन आप काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे खेतों में जाके हैवी वर्कआउट, और आपने अपनी बॉडी को रेस्ट का टाइम नहीं दिया, तो इस केस में आपके हार्ट पे एक्सेस लोड पड़ता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट बहुत जल्दी हो सकता है। हार्ट पर लोड पड़ता है। और इसीलिए डॉक्टर कौल, यहाँ ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जो लोग हमने देखी तस्वीरें कि नाच रहे थे स्टेज पर, सेलिब्रेशन कर रहे थे, या कैरेक्टर प्ले कर रहे हों, डांस कर रहे हों, जिम में कर रहे हैं, वो स्ट्रेस लेवल की प्रमुख वजह क्या है? मान लीजिए चलिए किसी की हो सकती है फैमिली हिस्ट्री भी रही हो। सारे लोगों की अब तक इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं है कि इनकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही होगी। क्या ये कोविड के बाद एक नया फिनोमेना है जिसकी वजह से हार्ट कमजोर हुआ है, या कुछ और वजह आप देखते हैं? देखिए, पहला लेट्स नॉट कंफ्यूज। ये जो चीजें हैं ना, जो आप बोल रहे हैं कि बड़े शहरों में जिम है, छोटे शहरों में नहीं है, लेट मी टेल यू वन थिंग। हमारी एक प्रॉब्लम यह है कि हम हिंदुस्तान का मतलब है दिस सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। जेनेटिकली हमारे को एक प्रॉब्लम है, हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब मिला के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ये हम लोग में बहुत ज्यादा है। अगर हम इंडियंस अमेरिका भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, बाकी जगह, दुबई में जब ओपीडीज वगैरह मैं करता हूं, मुझे मालूम है कि बहुत सारे पेशेंट जो है दे आर इंडियंस और पाकिस्तानीज। तो हमें एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम्स हैं। अब
जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि कोविड रिलेटेड, लेट अस लीव कोविड को साइड में रखे, कोविड तो 2 ही साल से आया जी। उसके पहले भी ये प्रॉब्लम्स बहुत अलार्मिंग है। यस, कोविड के बाद थिंग्स हैव इंक्रीज्ड। देयर वाज अ टाइम जब कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही थी। नाउ इट इज ऑलमोस्ट, द टाइम हैज गॉन। वी आर बैक टू नॉर्मल नाउ। वी आर बैक टू नॉर्मल, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, लेट्स नॉट थिंक कि ये कुछ अजीब सा रहस्यमय मौत हो रही है। कुछ रहस्यमय नहीं है। हम डॉक्टर्स को मालूम है कोई रहस्य नहीं है। ये डॉक्टर साहब तो हेल्थ चेकअप करते हैं। हम तो हैरान हैं कि 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का वो आता है कॉर्निया आर्टरी डिजीज से। और एक चीज मैं बताता हूं, सबसे बड़ा, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन के, प्लीज स्टॉप गोइंग टू पैथ लैब और उनसे सिर्फ ब्लड चेकअप करा लिया, कोलेस्ट्रॉल नंबर लेके मेरे पास आ जाते हैं। सब हमने तो हार्ट का हेल्थ चेकअप कराया था, उसके बाद सीधा जिम में घुस जाते हैं। नाउ दैट इज नॉनसेंस। सबसे पहला काम है गो टू ए स्पेशलिस्ट, जैसे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हैं, गो टू हिम। अगर आप साधारण एक्सरसाइज, देखिए 3 किलोमीटर वॉक, 3 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, इससे अच्छी एक्सरसाइज इस दुनिया में कोई नहीं है। इससे बढ़िया क्या होगा, आप एक बार वॉक करके बताएं कि आदमी की पेस कितनी होनी चाहिए। देखिए ये डर होता है, कई बार जो मैं देखता हूँ बहुत तेजी से दौड़ते हैं, कुछ लोग हिलते नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं कहा कि वॉक नहीं, करके देखा कि वो मैं- स्पीड कितनी हो। मैं वॉक करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको इसमें देखना कुछ नहीं है। 3 kilometers in 30 minutes. 3 किलोमीटर 30 मिनट्स। Yes, this is the best exercise in this world. इसके लिए आपको कोई परमिशन कुछ लेने की जिम की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आगे आता है, अगर आप जिम जा रहे हैं, प्लीज कंसल्ट आवर जो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, दे विल ऑल टेल यू बिफोर यू गो फॉर, डोंट जस्ट गो विथ कोलेस्ट्रॉल, गेट योर हेल्थ चेकअप डन। देखिए, आप एक सिंपल एको करेंगे, उसमें कई लोग कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक डिजीज है जो आदमी को समझ ही नहीं आता है। और कॉर्निया आर्टरी डिजीज में कई लोग ऐसे हैं जो उनको कि कुछ आइडिया, ये होता क्यों है। हमेशा हार्ट अटैक ऐसा आता है, हमको हर दिन मैं स्टोरी सुनता हूँ, सर मैं तो बढ़िया था, मैं शादी में गया, वहां गया, फिर उसके बाद खाना खा रहा था, अचानक मेरे को चेस्ट में पेन हुआ, गिर गया। दिस इज अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हमेशा ऐसे ही आते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं कोई रहस्यमय हार्ट ऐसे ही आता है, हार्ट अटैक्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे यहाँ इन चीजों का एपिडेमिक है। हमको हेल्थ चेकअप साधारण तरीके से नहीं, डॉक्टर्स के पास जाके कराना है, एंड दे विल टेल यू। जहां तक कोविड का सवाल है, उससे यस, थिंग्स हैव चेंज्ड। बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, और अब तो लॉन्ग कोविड है, लंग का प्रॉब्लम्स है, जो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, इज एन एक्सपर्ट। लंग वाले इशू पर आते हैं डॉक्टर शर्मा। लंग्स में ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं, और अगर हमें उसे प्रिवेंट करना हो तो प्रिवेंटिव स्टेप्स वो क्या क्या होने चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम है शुरुआत ये हुई कैसे, क्या लंग्स की वजह से ये ज्यादा हो रहा है, उसमें लोग कमजोर पड़ रहे हैं, फेफड़े प्रमुख वजह है, और इसका प्रिवेंशन क्या होगा। सो आई थिंक कोविड ने सिर्फ लंग को इम्पैक्ट नहीं किया, इसने ओवरऑल बॉडी की सर्कुलेशन, जो जितना भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में था, उन सबको इफेक्ट किया है। बट यस, जो मेजर प्रॉब्लम सब लोगों को आई, जिसकी वजह से एडमिशन करने की जरूरत पड़ी, उसमें लंग में निमोनिया एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। लेकिन जैसे जैसे निमोनिया से लोग उभरे हैं और हम पेंडेमिक से ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी भी लोगों में एलर्जीज की टेंडेंसीज बढ़ गई हैं। लंग वीक होने की वजह से हार्ट पे लोड बढ़ गया है, और उसके बाद अगर लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आता है कि हमारे लंग भी वीक हो सकते हैं, हमारे हार्ट भी वीक हो सकते हैं। और जो ये लॉन्ग कोविड सिंड्रोम आया है, दे जस्ट वांट कि एक्सरसाइज करें और हम फटाफट इंप्रूव हो जाएं, कि हम जितना तेजी से एक्सरसाइज करेंगे उतना जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ग्रेडेड एक्सरसाइज करनी है। और उससे पहले अभी भी हम डॉक्टर विशाल से बात करते हैं, अभी भी 50% से ज्यादा लोग जो हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं, उनको या तो हार्ट डिसीज निकलती है या लंग डिसीज निकलती है। एंड डॉक्टर कॉल ने बिल्कुल सही बात की है कि हम लोग इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, लेकिन ना हार्ट और ना लंग दोनों को हम ब्लड पैरामीटर से चेक कर ही नहीं सकते। अच्छा, मान लीजिए कोई बहुत सुदूर इलाके में है जिसके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो जाके अपना हार्ट टेस्ट कराए, या ये उसे पता हो कि अब उसे मेडिकल डायग्नोसिस की जरूरत है, कोई ऐसे पैरामीटर हैं जिससे वो नाप सके कि उसका हार्ट इस पैरामीटर पर जाके वो टेस्ट कराए, उसके लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो हमें मान लीजिए एक साधारण भाषा में घर पे करना हो, वो हम कैसे कर सकते हैं। घर पे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 किलोमीटर अगर वो 30 मिनट में चल पा रहा है, या 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जिसमें 6 मिनट में अगर वो 500 मीटर कवर कर ले रहा है, तो मोर और लेस उसकी हेल्थ ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके हैवी एक्सरसाइज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज धीरे धीरे चालू करनी है, ग्रेडेड वे में चालू करनी है। तो जो तस्वीरें हमने देखी है कि स्टेज, उसके अलावा आपको अपने सिम्टम्स इग्नोर नहीं कर रहे हैं। किसी को माइल्ड डिजीनेस रहती है,
बीच बीच में बीपी बढ़ जाता है, इग्नोर करते रहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी आ रही है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आ रही है, डे टाइम स्लीपीनेस रह रही है, चेस्ट पेन माइल्ड इंटरमिटेंट हो जाता है, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं है, नॉर्मल एसिडिटी की वजह से। ये सारे सिम्टम्स ये हैं। सारे सिम्टम्स अगर किसी को एक भी आ रहा है तो दे शुड नॉट इग्नोर एंड गो टू देयर स्पेशलिस्ट एंड गेट इट चेक। दैट इज अगेन एक बार मैं चाहूंगा फिर से आप दोहराएं, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसको लोग इग्नोर न करें, ये समस्या बढ़ा सकती है? जिन लोगों में भी अगर हम मानते हैं कि कोई भी इंसिपिएंट कार्डिक डिसीज है, तो जैसे अगर वो एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, कोई भी हैवी वर्क करते हैं, पसीना आने लगे, घबराहट होने लगे, वॉमिटिंग आने लगे, हल्का फुल्का चेस्ट पेन होने लगे, या उनको लगता है कि कुछ अनइजीनेस हो रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिजीनेस होना चालू हो रहा है, सांस फूल रही है, सांस में साई साई की आवाज आ रही है, फ्रीक्वेंट एलर्जीज हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप रेस्ट करेंगे सारे सिम्टम्स नॉर्मल हो जाएंगे। बट इट डजंट मीन कि आपके लंग और हार्ट नॉर्मल हो गए। इसका मतलब जैसे ही लंग और हार्ट पे स्ट्रेस आ रहा है आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो यही टाइम है जब आपको जाके अपना प्रिवेंटिव चेक। अच्छा, एक स्टेप मैं बात अपना निजी अनुभव साझा करूंगा। कोविड जब हुआ उसके बाद तो मैं ये महसूस करने लगा कि सांस रोकने की जो मेरी कैपेसिटी थी वो 45-50 सेकंड जो होती थी वो 20-25 सेकंड पे सांस टूट रही थी। मैं खींचने की कोशिश करता था, वो 25 सेकंड पे थी, और हल्का सा वर्कआउट करो तो स्ट्रेस ऐसा लगता था ब्लैकआउट हो जाएगा। फिर जब मैंने कई लोगों से बात की तो पता चला ये सिम्टम बहुत आम लोगों में बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, अचानक से गाड़ी ड्राइव करके खड़े हो रहे हैं और उन्हें ब्लैकआउट हो रहा है। क्या ये भी उस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, एंड हम सब लोगों ने जो आजकल ये व्हाट्सएप मीडिया पे चल रहा है कि अगर हमने 20 सेकंड सांस रोक लिया या 30 सेकंड सांस रोक लिया तो सब ठीक है, नहीं। वो एक कैपेसिटी है, हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं और कुछ यूटिलाइजेशन है। जो हम यूटिलाइज डेली टू डे लाइफ में कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन जब भी हम पे स्ट्रेस आता है या कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी रिजर्व कैपेसिटी काम में आती है, और वो रिजर्व कैपेसिटी सबकी लो हो गई है। तभी हम बोलते हैं कि तो ये सांस रोकने और ये सब बहुत क्रूड टेस्ट है, लेकिन अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है देन यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर, सी की क्या प्रॉब्लम आ रही है। चाहे डॉक्टर की जब बात आई तो डॉक्टर विशाल ये बताएं, क्या ऐसे केसेस भी आपके सामने आए हैं जिनका शरीर कमजोर पड़ गया हो, इस तरह के सिम्टम्स हो, लेकिन उन्होंने देसी मेडिकेशन कर लिया बिना कंसल्टेशन? ऐसे केसेस भी आ रहे हैं सामने? सर मेरे पास तो हर रोज ही इसी टाइप के मैक्सिमम केसेस आते हैं। वो बिना खुद से मेडिकेशन कर रहे हैं? खुद से वो मेडिकेशन करते हैं, खुद से वो कई बार बीपी की मेडिसिन ले लेते हैं, खुद से वो इनहेलर यूज कर लेते हैं, खुद से वो कोई भी नजल ड्रॉप यूज कर लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन इंडिया में बहुत है, खासकर हमारी जनता जो हम लोग कहते हैं कि डिग्री वाले डॉक्टर्स, हम कुछ लोग तो डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं, बिना डिग्री के डॉक्टर्स तो सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है, और उनको तो मेडिकल स्टोर पे ओवर काउंटर ऑफ ड्रग्स हैं, वो खुद वहां पे जाके परचेज करते हैं, खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक चंक, जिसके कारण बहुत सारी चीजें, इवन पापा को अगर उनके ब्लड प्रेशर है तो वो जो फादर को मेडिसिन जो चल रही है, सब पता चला कि एक यंग बंदा वो भी वही खा रहा है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर मान लीजिए हम देते हैं किसी एडल्ट पेशेंट में, बुजुर्ग पेशेंट में देते हैं, तो पता चला कोई यंग बंदा अपना खा रहा है, फिर पता चला पैर में। क्या उस देसी मेडिकेशन की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं? देखिए, देसी मेडिसिन को जो हम लोग सोचते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन खा लिया हमने, आयुर्वेदिक मेडिसिन खा लिया, उससे हम मतलब कि कंट्रोल कर लेंगे, नो डाउट वो थोड़े समय के लिए कंट्रोल करता है, अच्छा कंट्रोल करता है, लेकिन हर पद्धति का, हर उस चीज़ का एक अपना अपना लिमिटेशंस है। जैसे आयुर्वेदिक इज़ वेरी गुड इन जीआईटी समटाइम्स कहा जाता है, होम्योपैथिक इज़ वेरी गुड इन स्किन डिजीज, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि ये दोनों हर चीज में काम करेगा। आपकी हार्ट डिजीज के ब्लॉकेज भी खोल देगा, आपके लंग के डिजीज को भी सही कर देगा, कैंसर भी सही कर देगा, ये भी सही और अगर विदाउट कंसल्टेशन ऑब्वियसली ये सुनी सुनाई बातों पे हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जनता रहती है। डिजास्टर, यानी देखिए तकलीफें हैं, इस तरह की बातें हैं, जरा से भी कॉम्प्लिकेशन तो खुद से दवा मत लीजिए, डॉक्टर इसीलिए हैं, उनसे सलाह जरूर कीजिए। जब सलाह की बात आएगी तो सबसे ज्यादा होगा बॉडी मूवमेंट। इसलिए डॉक्टर मेनका में बताइए कि मान लीजिए मैं जिम में हूं या कोई ऐसी मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, आदमी की पेस, रफ्तार या वो मूवमेंट किस तरह होनी चाहिए, कब उसे पता चलना है कि अब आगे नो गो एरिया है, वहां उसे रुक जाना चाहिए, अगर कोई बीमारी से खड़ा हुआ है, फिजियो मूवमेंट बॉडी की कितनी किस उम्र के लिए कब तक होनी चाहिए? देखिए सर, मूवमेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन अगर एक्सरसाइज करते हुए आप ब्रेथलेस हो रहे हैं, आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आपको डिजीनेस हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, वो पॉइंट है कि आपको उसी वक्त रुक जाना है। शहरों में मैं देखता हूँ कई सारे वो आजकल प्री वर्कआउट चला हुआ है, और उससे पता ही नहीं चलता कि आप कमजोर पड़ रहे हो, वो तो लगातार लगे रहते हैं। एक्सरसाइज के 3 पार्ट होते हैं।
फर्स्ट इज वार्म अप, जिसमें हम अपनी बॉडी को मोबिलाइज करते हैं, अपनी बॉडी को खोलते हैं. देन मेन एक्सरसाइज पार्ट आता है, जिसमें हम अपने हार्ट मसल को ट्रेन करते हैं या बॉडी मसल्स को ट्रेन करते हैं विद द वेट्स. एंड थर्ड आता है आपका कूल डाउन, जिसमें हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं. बट आजकल जिम में देखा गया है कि लोग जाते हैं सीधे फटाफट दौड़ना भागना वेट लिफ्ट शुरू कर देते हैं विदाउट डूइंग एनी वार्म अप, और एक्सरसाइज करने के बाद सडन रोक के बैग उठाया और चले गए जिम से बाहर. इन दोनों चीजों में क्या होता है, आपकी जो मसल्स है ना उन्हें फ्लेक्सिबल होने का टाइम मिलता है, और ना ही जो हमारा हार्ट रेट एकदम से बड़ा होता है उसको काम डाउन होने का टाइम मिलता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा माइक्रो इंजरीज आने लग जाती है, और ये भी एक रीजन है जिससे कि सडन हार्ट रेट एकदम से बढ़ा और वो शांत नहीं हो पाया, जिससे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस. मान लीजिए अगर कुछ लोग हैं, अब जिम में हमें साइकिल मिल गई, घर पे कई लोग का ट्रेडमिल है, कितनी रफ्तार आपको लगता है ऑन एन एवरेज हमें रखनी चाहिए, या घर पर उस तरह से करें, और कूल डाउन के लिए वो कौन सा प्रोसीजर करिए उन लोगों के लिए जो ट्रेनर की बात नहीं सुनना चाहते हैं, जो एक डॉक्टर की बात सुनना चाहते हैं? अगर आपको पहले तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए. जैसे मैंने कहा कि जब आपको ये फील हो कि आप टायर्ड हो गए हैं, आपकी सांस फूलने लग गई है, वो टाइम है जब आपको अपनी एक्सरसाइज बंद करनी है. कभी भी एक्सरसाइज आप शुरू करें तो एकदम स्पीड से शुरू नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है. लाइक सबसे पहले वार्म अप करना है, जिसमें हम अपनी नॉर्मल बॉडी की हम फ्लेक्सिबिलिटी. लेकिन कई सारे युवाओं को मैंने देखा है वो कैफीन सप्लीमेंट बढ़ा लेते हैं. देन उसके बाद हम मेन एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे जिसमें आप पर्टिकुलरली सपोज आपको अपना पेट कम करना है तो आपने पेट की एक्सरसाइजेस की, लेग्स की एक्सरसाइजेस की, एंड देन उसके बाद कूल डाउन. कूल डाउन में हम क्या करते हैं कि उन्हीं एक्सरसाइजेस को थोड़े लो पेस पे करते हैं, बहुत सडन स्टॉप नहीं करते एक्सरसाइजेस को. आजकल लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे और इंस्टा पे सबने क्या करते हैं कि फिटनेस शॉर्टकट्स दे रखे हैं, शॉर्टकट्स दे रखे हैं और लोगों को फॉलो करते हैं. फिटनेस मंत्रा ना माने हर किसी की. यस, स्पेसिफिक गाइडेंस लें, वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है. मेरा सबसे बड़ा जो सवाल था, और मैं कई लोगों से पूछ भी रहा था, तो वो भी कहते थे कि देखिए वो आते हैं और प्री वर्कआउट कुछ लेते हैं जिसमें कैफीन होता है, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, और वो अगर लें तो उसकी ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? कहते हैं कि ब्लैक कॉफी आप लेते हैं तो आपको वर्कआउट के लिए थोड़ा पुश मिलता है. वो फॉर्मूला क्या है? और कैफिनेटेड ड्रिंक्स में एक तो कैफीन होता है, उससे क्या होता है कि आपकी मसल्स और जो सर्कुलेशन होता है बॉडी वार्म अप हो जाती है, जिसकी वजह से वो देर में थकते हैं. तो इसको एक तो अवॉइड करना चाहिए. ड्यूरिंग एक्सरसाइज थ्रू आउट द वर्कआउट आपको बीच बीच में सिप्स लेने चाहिए वाटर के, और नॉट ओनली वाटर, आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करना चाहिए. बिकॉज जब हम स्वेट करते हैं तो हमारा सिर्फ वाटर आउट नहीं होता, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिड्यूस होते हैं. तो हम क्या ले सकते हैं अगर सीधी भाषा में समझना इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, तो जो वर्कआउट के बीच में लेना हो तो हम कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं, वो क्या हो सकता है? सप्लीमेंट्स अगर हम लोकली बोले तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं, ठीक है. आप नमक चीनी का घोल ले सकते हैं बिटवीन द एक्सरसाइजेस. आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, बट अवॉइड लाइक शुगर, कैफिनेटेड वाटर्स, और जो आजकल वर्कआउट के डब्बे जो आ रहे हैं, प्री वर्कआउट जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं या प्रोटीन्स, उनको अवॉइड करना चाहिए. ये हम इसलिए भी लेकर के आए कि अक्सर ये घटनाएं होती हैं. अब बात ये होती है कि ये तो है कि आप प्रिवेंटिव स्टेप कहां पर लें, लेकिन ज्यादातर दिक्कतें वहां हैं जिनको ये नहीं पता कि उनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही है. तो कार्डियक अरेस्ट अगर सर किसी को आ रहा है, किन बातों का ख्याल मेडिकेशन में वो रखें, पिछली हिस्ट्री देखें, आगे चेकअप कराएं, वैसी कौन सी एडवाइस हैं जो आप देना चाहेंगे लोगों को कि हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकें? देखिए, इन नटशेल मैं आपको बताता हूं. पहला है जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब बता रहे थे. एक चीज याद रखिए, जो अक्सर हम देखते हैं, लेफ्ट साइड में सीवियर चेस्ट पेन हुआ तो दैट इज अ हार्ट अटैक, या किसी को पिन चुभ रही है, दैट इज नेवर अ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक ऐसा कभी नहीं होता है. हार्ट अटैक होता है जब आपको चेस्ट में स्क्वीजिंग पेन हो, कोई निचोड़ रहा है, या लेफ्ट आर्म में, हाथ में आपको दर्द है. अगर आपको जॉ में दर्द है और आपको दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा एक कॉमन सिम्टम रहता है पेट में, अपर एब्डोमेन में आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आपने खाना खाया, आप चल रहे हैं, आपको लगता है कुछ अजीब सा इंडाइजेशन है. द वर्स्ट थिंग इज, इसमें ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई डॉक्टर्स भी मिस कर देते हैं, वो एंटासिड्स दे देते हैं. तो रिमेंबर वन थिंग, इसके सिम्टम्स अजीब होते हैं. दूसरा, अगर इसके साथ स्वेटिंग हो रहा है,
नाउ दीज आर क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक. याद रखिए, हार्ट अटैक का चेस्ट पेन से is one of the symptoms, but arm, jaw, upper abdomen, discomfort, एक squeezing, impending doom का sensation, ये classical heart के symptoms रहते हैं. Now second thing, अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ heaviness chest में लग रहा है, this is another classical sign of heart attack. कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है. ऑलवेज ये देखिए, पेशेंट हमेशा बोलेगा, साहब मैं जब भरपेट खाता हूं और सीढ़ी चढ़ने लगता हूं तो मेरे को चेस्ट में पेन होने लगता है. नाउ दिस इज हार्ट अटैक. ये नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं. और अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर साहब के पास इमीडिएटली जाएं. अच्छा नहीं, कई सारे लोग कहते हैं खाना खाने के बाद बैठिए मत, थोड़ा सा चलिए, चलने की कोशिश कीजिए. नाउ एक चीज उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि आप इतना मत खाइए कि आपका पेट बिल्कुल बस्ट हो जाए. यू ईट लेस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. खाने के बाद immediately don't sleep, go to do a little bit of walking, that's enough. But अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, that's a strenuous exercise, उससे प्रॉब्लम हो रहा है. Now next, खाना खाने के बाद चलिए, सीढ़ी मत चढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बात. Now next चीज हुआ कि आपको ये सिम्टम्स एक तरफ है. दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, और दूसरा ये विलेज और शहर को छोड़ दीजिए, हर जगह आजकल डायबिटीज और हाइपरटेंशन का चेक होता है. ब्लड प्रेशर मशीन हर जगह है, हर गली में. जैसे अभी आप बता रहे थे विलेज में क्या, अरे पल्स ऑक्सीमीटर लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं आपका पल्स रेट कितना है, सैचुरेशन कितना है, आपका बीपी कितना है. डायबिटीज देख लीजिए, ब्लड प्रेशर देख लीजिए. अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर में से किसी का भी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये 3-4, आप स्मोकर हैं, आप ड्रिंक बहुत करते हैं, आपको ओबेसिटी है. नाउ ये 4-5 सिम्टम्स अगर हैं तो इमीडिएटली, इवन आफ्टर एट एन एज ऑफ अराउंड 20, 25, 30, गो एंड सी डॉक्टर फॉर ए चेकअप. इससे फायदा क्या होगा? अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है और आपको हार्ट अटैक आना ही है तो वॉट एवर यू डू, हार्ट अटैक आएगा ही आएगा. ये रेगुलर चेकअप सर क्वार्टरली करें, 6 महीने पे करें या साल में एक बार करें? पहली बात मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे. और इससे नहीं है, इससे फायदा क्या होता है, जो यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं वो नहीं आएंगे. बिकॉज वॉट ही विल डू इज ही विल कंट्रोल योर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बाकी चीजें. तो आप अननोन जो एक रहता है ना, सडनली जिम में चलेगा और देन यू कोलैप्स, वो नहीं होगा. इसको प्रिवेंट करना है. तो अगर आप इस प्रोग्राम से ये मैसेज भेज सकें कि इफ यू हैव दीज रिस्क फैक्टर्स, even at an age of 20, 25, 30, please go and get your checkup done once so that you know your risk factors. आपको मालूम है आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, देन डॉक्टर विल टेल यू ओके आप इतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट साहब हैं वो बताएंगे आपको कि ओके डोंट गो बियॉन्ड दिस लिमिट बिकॉज दिस इज डेंजरस फॉर यू. शरीर को पहचाने और उसका सही तरीका है चेकअप, रेगुलर चेकअप के नाम पर है. पहले एक बार चले जाइए, पता लग जाएगा. हार्ट का ख्याल हम रख लेंगे. लंग्स को प्रिवेंट करने के लिए कि हम एग्जॉस्ट ना कर जाएं, गिर न जाएं, वो कौन से एहतियात क्या कस्बों में दुकान चलाने वाला और हमारे जैसे युवा भी कर सकते हैं? तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम लंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं या हार्ट को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो स्मोकिंग ना करें. ऑल्दो पूरे देश में हम देखते हैं कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जो दिल्ली एनसीआर में बोलते हैं कि हम डेली 10 से 12 सिगरेट बिना सिगरेट पिए पी जाते हैं. तो अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे लंग और हार्ट को और ज्यादा इफेक्ट आता है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है पोल्यूशन, कि जिन लोगों को भी लगता है कि पोल्यूशन के साथ उनको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो सिंपल छींकें आ रही हैं जो बार बार आती हैं, गले में खराश रहती है, चलने में सांस फूलने लगता है, साई साई की आवाज आने लगती है, ये सब सिम्टम्स हैं कि आपको लंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. इसके अलावा जिन लोगों को भी लगता है कि अप्रोप्रिएटली अपने पीयर्स के बराबर, कि आपकी और मेरी एज सेम है, सेम उसमें है और जितना वो चल पा रहे हैं उतना काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, देन देयर इज सम प्रॉब्लम. ओबेसिटी को कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आपको एलर्जीज हैं और ओबेसिटी है तो ओबेसिटी के साथ एलर्जी कंट्रोल करना मुश्किल होता है. सिंपल एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं और आई थिंक पोस्ट कोविड सबने सीख लिया कि लंग एक्सरसाइज में स्पायरोमीटर किया जा सकता है, आलोम विलोम किया जा सकता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जा सकती है, पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. योगा से होगा, योगा से सब कुछ होगा, लेकिन योगा भी कंट्रोल में करना होगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी लिमिट पहचाननी है. अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरी लिमिट जो मुझे लगता है उससे कम है तो डॉक्टर के पास जाना है और अपनी लंग फंक्शन चेक कराना है. सिंपल टेस्ट होते हैं लंग फंक्शन के, पोर्टेबल स्पायरोमीटर आ गए, इवन पीएचसीज में आजकल अवेलेबल है. जाके अपने लंग की स्क्रीनिंग करानी है, अगर उसमें लगता है कि प्रॉब्लम है तो उसको आगे जाके ट्रीट करना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लंग के साथ जब हम इनहेलर की बातें करते हैं तो लोगों में बहुत मिथ आते हैं कि इनहेलर एडिक्टिंग है,
इनहेलर्स के साइड इफेक्ट्स आते हैं। सो जैसे हम आंख में अपनी आई ड्रॉप डालते हैं, कान में कान की आई ड्रॉप डालते हैं, चश्मा लगाते हैं, उसी तरह जो लंग की दवाइयां हैं वो सीधी लंग में दी जाती हैं। इसलिए इनहेलर का इस्तेमाल होता है। इट इज जस्ट अ डिफरेंट मेथड ऑफ गिविंग मेडिकेशन, इट इज नॉट डिफरेंट मेडिकेशन। इनहेलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं एब्सोल्युटली, है। अगर आप हर चीज डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, जहां जरूरत है वहां उसको लेना ही लेना है, चाहे वो बच्चों में है चाहे बड़े में हो। एंड इट इज जस्ट अ डिफरेंट मेथड कि हम दवाई को सीधा लंग में भेज रहे हैं ताकि उसके साइड इफेक्ट कम आए, रादर देन कि पेट से जाएगा, लिवर में जाएगा, टॉक्सिसिटी देगा और उसके बाद लंग में पहुंचेगा। तो ये जरूर ख्याल रखना है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको इनहेलर की सलाह दी है तो वो आपके लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है, और उसका रिप्लेसमेंट अगर आप गोली के द्वारा लेना चाहते हैं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब जो डॉक्टर अलग अलग बैठे हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर उनको गोली के नाम पे गोली दे जाते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस मेडिकेशन को लेकर के, सेल्फ मेडिकेशन को लेकर के क्या होगी? देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा इस चीज़ पे कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपको कोई सिम्टम है, ऑलवेज यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। मैं डॉक्टर कॉल सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना हेल्थ चेकअप अगर कराते भी हैं तो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट पैरामीटर हमने करा लिया और हम सोचते हैं कि मैंने करा लिया और मैं ओके हूँ, बट हमने ये नहीं देखा कि लंग्स का चेस्ट एक्सरे करा कर कि उसके लंग्स में कोई पैथोलॉजी क्या है। प्लस जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं तो आधा ही लंग्स लगभग हम लोग यूज कर पाते हैं, तो हमें खुद के लंग्स का फंक्शन का बारे में पता नहीं होता। जब हम पीएफटी कराते हैं, कई लोगों में देखा जाएगा 50 to 60% लगभग उनके मॉडरेट माइल्ड लंग डिजीज निकलती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज मिलती है। और खासकर जब ये पॉल्यूशन वगैरह होता है तो उस केस में तब जाकर के उनको जरूरत लगती है कि इनहेलर वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है। सेम लाइक जो आपने बताया कि जो आजकल यंग डेथ वगैरह हो रही है, हम लोग का पुअर लाइफस्टाइल, भागम भाग की लाइफ है। सुबह के निकलते हैं, रात को जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, सीधा सो जाते हैं, ना सुबह उठ करके वॉक कर पाते हैं, ना टहल पाते खाने के बाद। और ये अमूमन हर जगह डिस्टर्ब हो रहा है, ये हर जगह। अब रूरल अर्बन वाले जैसे कोई चीज नहीं रह गई, सब जगह सब अर्बनाइजेशन हो गया। तो ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ कंडीशन है, इसके कारण से कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ रही है। हम कोई भी टीएमटी नहीं कराते, टीएमटी एक अलग पैरामीटर होता है, इको हम नहीं करा पाते हैं, वो एक अलग पैरामीटर होता है। नाम पे ना जाए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये समझे कि डॉक्टर के पास जाएं, बेसिकली डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें। इवन कुछ समय आने वाले समय में तो अब ऐसा होने लगेगा, मेरे ख्याल के मैरिजेस भी जो होने लगेंगे हेल्थ चेकअप्स की रिपोर्ट्स के आधार पे मैरिजेस होने लगेंगे। तो सी द लंग डिजीज नहीं, लेकिन ठीक है, अब इतना डरने की जरूरत नहीं है लोगों को। भविष्य की गोद में क्या छुपा है, लेकिन दो चार चीजें सबसे अहम, जो मसला है कोई नया फिनोमेना नहीं है, घटनाएं ज्यादा बड़ी हैं, इसलिए फिक्र जरूर हो रहा है। अब अगर फिक्र हो रहा है तो आपको परवाह भी करनी होगी। सबसे अहम बात, रेगुलर टेस्ट कराएं, आप डॉक्टर के पास जाएं। जहां तहां जो मशरूम की तरह पैथ लैब खुले हैं, टेस्ट ना कराएं। पैरामीटर्स हैं आपकी इस शरीर की क्षमता कितनी, आप बेहतर उसे पहचान सकते हैं। तो गांव में, खेतों में अगर आप काम कर रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या फिर शहरों में हैं, फिटनेस के लिए फिटनेस फ्रीक हैं, जिम जा रहे हैं, अपनी शरीर की क्षमता से ज्यादा उसको न निचोड़ें। हेल्दी लाइफस्टाइल हर किसी के लिए मुश्किल हो चुकी है, लेकिन कुछ एहतियात हैं जिनका पालन हम कर सकते हैं। डॉक्टरों की एडवाइस आपने सुनी, इनको बेहद ध्यान दें इसको, और जो डॉक्टर कह रहे हैं सिर्फ उसी का पालन करें।